हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद गौतम सर पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे और अच्छे भी होंगे। आज की जो हमारी पॉलिटी की क्लास है, तो आज अनुसूचियों पर हम लोग बात करेंगे। पिछले क्लास में हमने बात करी थी, आपकी जो संविधान की प्रस्तावना थी उस पर हमने बात करी थी। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके साथ अनुसूचियाँ, मतलब शेड्यूल, जो हमारे यहाँ पर संविधान में पहले पूर्ववर्ती संविधान में, मतलब जो हमारा मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियों की संख्या हुआ करती थी, और अब जो है ये 4 अनुसूचियों को जोड़ करके 12 अनुसूचियाँ हमारी बन चुकी हैं। तो इन अनुसूचियों के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, बात यह है, हमारे संविधान में आर्टिकल थे, अनुच्छेद थे। अनुच्छेद के साथ साथ में अनुच्छेद एक बड़े भाग में हुआ करते थे, मतलब कई सारे भाग हैं हमारे संविधान में। तो हम उस संविधान को थोड़ा सा एक बार ब्रीफ में ऐसे ही नॉर्मली समझ लें, फिर उसके बाद में हम आपको बताते हैं। तो हमारे संविधान का जो एक बड़ा सा पार्ट है संविधान, और उस संविधान के कई सारे भाग हैं। उसको अलग अलग विषय के रूप में विभिन्न भागों में वर्णित किया गया है। उसको विभिन्न भागों के अंतर्गत उसमें अनेक प्रकार की, मतलब अलग अलग 395 अनुच्छेद हैं। उन अनुच्छेदों को उनके सब खंड में विभाजित किया गया है, और जैसे अनुच्छेद 1 का अनुच्छेद 12 खा, ऐसे मतलब उनको ए पी या करके विभाजित किया गया है। और उसके अंतर्गत अलग से हमारी अनुसूचियों को जोड़ा गया है। अनुसूचियों वाले जो विषय हैं इनको कहीं न कहीं अलग रखा गया है, क्योंकि ये एक अलग विषय के रूप में खुद को दर्शाते हैं, इसीलिए अनुच्छेदों के अंतर्गत इनको नहीं रखा गया है। तो हमारे संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, बात करते हैं। पहले हम बात करें कि हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो हमारा जो मूल संविधान था, जिसमें मैंने आपको बताया था अनुच्छेद कितने हुआ करते थे मूल संविधान में, आप इसको लिख लीजिए कि मूल संविधान में आपका क्या कुछ था। मूल संविधान में आपके 395 अनुच्छेद मैंने आपको बताए थे, आर्टिकल 395 थे, ठीक है। अनुसूचियों की संख्या आपकी पहले 8 हुआ करती थी। अनुसूचियां कितनी हुआ करती थी? 8। अनुसूचियों को 4 अनुसूचियां ऐड ऑन करी गई संविधान में, तो कुल अनुसूचियां वर्तमान में कितनी हैं? अब अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। तो इन्हीं 12 अनुसूचियों को हमें आज से पढ़ना स्टार्ट करना है। एक अनुसूची से लेकर के हम 12 अनुसूचियों को पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे, कौन कौन से विषय उसके अंतर्गत रखे गए हैं, उनके विषय में हम लोग जानकारी लेंगे यहाँ पर। तो हम स्टार्ट करेंगे कहीं न कहीं, यहाँ पर 12 अनुसूचियाँ हैं। तो पहली अनुसूची से हम लोग शुरुआत करते हैं और उसके बाद में उसके बारे में जानते हैं। बात करते हैं हम पहली अनुसूची में क्या विषय दिया गया है। तो हम बात करते हैं आपकी प्रथम अनुसूची। आपको मार्कर चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको थोड़ा सा हम नीचे लिख लेते हैं, थोड़ा सा गीला है। यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। तो अनुसूची नंबर 1 में क्या है हमारे, यहाँ भी मार्कर नहीं चल रहा, 1 मिनट।
तो हम बात करते हैं आपसे प्रथम अनुसूची पर। पहली अनुसूची में हमारे क्या दिया गया है? पहली अनुसूची, देखिए बात यह है, पहली अनुसूची जो हमारी है, इस अनुसूची के अंतर्गत हमारा जो राज्य है और उसके साथ साथ में हमारे संघ शासित प्रदेश जो हमारे हैं उनके नाम और उनका जो क्षेत्र है उनको दिया गया है। तो हमारे यहाँ पर कौन है? पहली अनुसूची के अंतर्गत राज्य, इसी से लिख लेते हैं, हमारा संघ है और राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ और राज्य क्षेत्रों का वर्णन किसमें किया गया है? हमारी पहली अनुसूची के अंतर्गत। पहली बात तो यह है कि हमारा जो संघ है, संपूर्ण संघ जिसकी हम बात करते हैं, केंद्र सरकार और राज्य। दरअसल में बात यह है कि इसके अंतर्गत हमारे सभी जितने भी संघ शासित क्षेत्र प्रदेश हैं उनको वर्णन किया गया है, और राज्य जितने हमारे राज्य हैं 28 राज्य, इसमें यहाँ पर 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है, यहाँ पर 28 आपके जो राज्य हैं 28 उनका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है पहली अनुसूची के अंतर्गत। तो आपको पता चल गया हमारी जो पहली अनुसूची है उसमें कौन से विषय हैं? संघ शासित प्रदेश और उसका जो राज्यों का हमारा क्षेत्र है। दूसरी अनुसूची, दूसरी अनुसूची के अंतर्गत हमारा क्या है? इसमें कौन सा विषय वर्णित किया गया है अलग से? इसमें हम बात करते हैं कि जो हमारे वेतन है, जो सरकारी पदाधिकारी हैं उनका जो वेतन दिया गया है हमारी दूसरी अनुसूची के अंतर्गत दिया गया है। तो हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से लोगों का वेतन इसमें दिया जाएगा और कितने पदाधिकारी, कौन कौन से पदाधिकारी केंद्र के होंगे, कौन से राज्य के होंगे। तो हम इसके बारे में बात करें दूसरी अनुसूची में, इसमें है हमारी जो संचित निधि है भारत की, संचित निधि पर भारित वेतन जितने हैं इसमें मतलब वर्णित हैं। संचित निधि पर भारित वेतन मतलब उस पर निर्धारित जितने भी वेतन दिए गए हैं, भारित वेतन, संचित निधि पर भारित वेतन कौन कौन से हैं इसके अंतर्गत हम बात करते हैं। देखिए, जो हमारे पदाधिकारी, ऐसे पदाधिकारी जिनके वेतन में कटौती नहीं की जा सकती, जिनके वेतन में कटौती नहीं की जा सकती, कटौती नहीं की जा सकती। ऐसा क्यों? देखिए, बात यह होती है कि अगर हमारे यहाँ पर मान लिया कोरोना का टाइम पीरियड आया था, कोरोना के टाइम पीरियड में ऐसा हुआ था कि कुछ लोगों के वेतन में कहीं न कहीं कटौती या लेट वेतन दिया गया था, लेकिन कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जिनके वेतन में ना तो कटौती की जा सकती है और ना ही उनका पेमेंट जो है लेट पहुंच सकता है, पहुंचेगा। कुछ ऐसे पदाधिकारी होते हैं और इनको होता क्या है, जो हमारी संसद है, इनका जो वेतन दिया जाता है, इनके वेतन के लिए संसद की अनुमति नहीं चाहिए कि मतलब इनको इतना वेतन दिया जाएगा या इनके वेतन में कटौती की जानी है या नहीं की जानी है। इनके लिए संसद, माफ कीजिए, इनके वेतन के लिए क्या किया जाएगा, संसद जो है हमारी, संसद का इसका परमिट नहीं चाहिए, या
संसद का जो अनुमति है उसको लेने की आवश्यकता नहीं है वेतन के लिए, इन सभी के वेतन के लिए। तो हमें क्या पता चला कि जो हमारे पदाधिकारी हैं कुछ, उनके लिए जिनके वेतन में कटौती नहीं की जा सकती, कुछ पदाधिकारी ऐसे हैं और इन्हीं का जो वेतन है इसके लिए संसद की अनुमति नहीं चाहिए, अनुमति नहीं चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से पदाधिकारी हमारे यहाँ पर हैं। तो कुछ हमारे पदाधिकारी वेतन जिनका वेतन हमारी केंद्र सरकार देती है, कुछ हमारे राज्य के पदाधिकारी हैं। तो ऐसे हमारे कौन कौन से पदाधिकारी हैं जिनकी हम बात करेंगे। कुछ पदाधिकारी हमारे कहाँ पर हैं, केंद्र सरकार के या केंद्र में हैं कुछ लोग, और कुछ लोग हमारे राज्य सरकार के पदाधिकारी हैं, तो उनको हम राज्य के अंतर्गत काउंट करेंगे। पहले की बात तो आपने देखा होगा कि हमारे जो यहाँ पर राष्ट्रपति हैं या भारत का जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति हो गए, इनका जो वेतन है कहीं ना कहीं रोका नहीं जा सकता है, ना तो इनके वेतन में कटौती की जा सकती है। इधर राज्य में प्रमुख कौन होता है राज्य का, राज्यपाल, इनके भी वेतन में कटौती नहीं की जा सकती। दूसरी बात ये होते हैं हमारे यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं प्रथम नागरिक होते हैं, ये तो आपको पता है। और ये जो होते हैं इनके बाद में उपराष्ट्रपति जो होते हैं भारत के दूसरे नागरिक, इनके विषय में इनके वेतन में कटौती कहीं न कहीं नहीं की जा सकती है, क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद ऐसे पद हैं इनमें कटौती नहीं की जा सकती है। एज ए उपराष्ट्रपति इसमें दो प्रकार के, मतलब इनके पास में दो प्रकार के पद होते हैं। एक तो राज्यसभा के सभापति के रूप में, कहाँ के, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के, और राज्यसभा के उपसभापति के वेतन में भी कटौती जो है आपकी नहीं की जा सकती। उपसभापति के वेतन में भी कटौती, राज्यसभा का जो उपसभापति होता है इसके वेतन में भी कटौती नहीं की जा सकती है। तो ये हो गए आपके उपराष्ट्रपति के रूप में राज्यसभा के दोनों लोग। और इसी के साथ साथ में तीसरे नंबर पर जब हम देखते हैं कि लोकसभा में कुछ लोग होते हैं, इनके वेतन में कटौती नहीं हो सकती। जैसे लोकसभा का अध्यक्ष होता है, उसके वेतन में कटौती नहीं की जा सकती। लोकसभा के उपाध्यक्ष होते हैं, इनके भी वेतन में कटौती नहीं हो सकती, आपको दिख रहा है ना। और इसके साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट के जो भी न्यायाधीश होंगे, कि न्यायाधीश इनके वेतनों में कहीं न कहीं कटौती नहीं की जा सकती, इसीलिए इनको दूसरी अनुसूची के अंतर्गत लाया गया है। और बात करते हैं हम राज्य में। राज्य में जैसे कि यहाँ पर राज्यसभा होती है और ये उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, और यहाँ पर ये होती है आपकी राज्यसभा। देखिए राज्यसभा लोकसभा ऐसे लिख लीजिए तो ज्यादा ठीक है। मैं बात कर रहा था आपकी लोकसभा और राज्यसभा की। राज्यसभा में होता ये है, उपराष्ट्रपति जो होता है आपका उपसभापति और सभापति दो लोग होते हैं उसमें। तो जो सभापति होता है राज्यसभा का सभापति आपका जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही होता है, पदेन सभापति होता है, क्योंकि वो उसको जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो सभापति तो जरूर होगा किसका, राज्यसभा का। इसके साथ साथ में उपसभापति भी उनके जो होते हैं उनके वेतन में भी कटौती नहीं की जा सकती। इसी प्रकार जो हमारा राज्य का विधान परिषद होता है, राज्य में विधान परिषद होती है ना, राज्य में विधान परिषद होती है, तो इस विधान परिषद में दो लोग होते हैं, ठीक है। इस विधान परिषद के सभापति होते हैं एक लोग, इनके वेतन में कटौती नहीं हो सकती।
और इसके उपसभापति होते हैं, इनके वेतन में भी नहीं कटौती की जा सकती है, मतलब इनके वेतन में भी कटौती नहीं की जा सकती। अब इन दोनों लोगों को हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं कि हमारा जो तीसरे पर्सन कौन है। इसके अंतर्गत हमारी विधान परिषद हो गई, उसके बाद में विधानसभा हो गई। विधानसभा में दो लोग ऐसे हैं, विधानसभा का जो अध्यक्ष होगा उसके वेतन में कटौती नहीं होगी, और इसका जो उपाध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष के वेतन में भी कटौती आपकी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इतने लोग हो गए। और इसी के साथ साथ आपके जो राज्य में हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, इनमें भी कटौती नहीं की जा सकती। हाई कोर्ट को जो भी न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ में अन्य जो न्यायाधीश होते हैं, उनके वेतन में कटौती नहीं हो सकती। इसी के साथ साथ में केंद्र में एक लोग और होता है, कैग का पद। ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का पद जो होता है, उसमें भी कटौती कहीं न कहीं नहीं होती है। इनके पद में भी कटौती नहीं होती है, इसको आपको याद रखना है। हमने देखा यहाँ पर आपकी दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारी जो आपके थे, उन पदाधिकारियों की वेतन से संबंधित। अब जो है आपकी तीसरी अनुसूची है, और तीसरी अनुसूची में वो सभी जो पदाधिकारी हैं और इनके साथ साथ में अन्य लोग, उनका क्या है, शपथ ग्रहण है उनकी। तो उन्हीं पदाधिकारियों का और अन्य इनके साथ साथ में जो इलेक्शन लड़ते हैं, उनका शपथ ग्रहण समारोह या शपथ ग्रहण है इसमें अनुसूची नंबर 3 में। तो शपथ का प्रारूप है अनुसूची नंबर 3 में। तो शपथ का प्रारूप है, इसमें केंद्र के लोग कुछ अलग हैं और आपके राज्य के कुछ लोग अलग हैं। इसके अंतर्गत भी 2 प्रकार के लोग हैं। अब हम बात करेंगे केंद्र में कौन कौन से लोग हैं। पहली बात तो हम बात करते हैं एमपी का जो भी उम्मीदवार रहा होगा, मतलब एमपी का मतलब जो लोकसभा में चुनाव जो भी लड़ते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो जो भी लोग होते हैं, इसका जो भी इलेक्शन लड़ते हैं, जो भी उम्मीदवार होते हैं, वो एक शपथ ग्रहण करते हैं, वो एक शपथ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में उम्मीदवार पहली बात तो लेते हैं। उम्मीदवार अभी देखिए इसमें चुना नहीं गया है, अभी उम्मीदवार जो प्रस्ताव अपना जारी किया है कि हाँ वो इलेक्शन वहां से लड़ेगा, बात ये है। उसके बाद में एमपी जो भी बनेगा, एमपी का जो पद धारक होगा, एमपी जो भी होंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो भी होंगे सांसद, ठीक है, जो भी यहाँ पर सांसद होंगे, वो लोग इसमें क्या करेंगे, कहीं न कहीं पार्टिसिपेट करेंगे। उनका शपथ ग्रहण फिर से होता है, एक बार जब चुनाव लड़के जीत करके आते हैं, तब फिर उनका जो चुनाव शपथ ग्रहण होता है, फिर से एक बार होता है। और हम बात करते हैं, और इसके साथ साथ में कौन कौन होगा यहाँ पर। इसके साथ में कुछ हमारे यहाँ पर अन्य मंत्री होते हैं, वो मंत्री पद की शपथ अलग से लेते हैं। उसके साथ साथ हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे, वो तो अपनी शपथ तो ग्रहण करेंगे ना। ठीक है, ये भी शपथ अपनी ग्रहण करते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब लोग अपनी अपनी शपथ ग्रहण करते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ में आपके जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, इन्हीं के बराबर इन्हीं वाली शपथ जो होगी, कैग कंट्रोलर ऑडिटर जो जनरल होते हैं, वो जो है आपके सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, इन्हीं के बराबर यही वाली शपथ ग्रहण करते हैं। कौन, कैग जो होते हैं वो। ये भी कौन से शपथ ग्रहण करेंगे, जो न्यायाधीश ग्रहण करेंगे सुप्रीम कोर्ट के, और आपके उन्हीं के बराबर।
ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके राज्य की। तो राज्य में कौन कौन से अधिकारी होते हैं, वो कौन कौन से। पहली बात तो हमारे यहाँ पर फर्स्ट जो राज्य में होगा एमएलए होगा। एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो एमएलए होगा और एमएलसी होंगे के उम्मीदवार जो भी होंगे वो सभी लोग पहली बार एक शपथ लेते हैं कि वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। एमएलसी कौन होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो। दूसरी बात, यहाँ पर उम्मीदवार तो हो गए, उम्मीदवार की शपथ लेते हैं वो तो हो गया, लेकिन जो एमएलए बनता है वो शपथ लेता है पद की, और एमएलसी जो बनता है वो भी अपने पद की शपथ लेते हैं। यहाँ पर उम्मीदवार होने की और यहाँ पर पद ग्रहण की, यहाँ पर पद ग्रहण करने की शपथ ये लोग लेते हैं। उसके बाद में अन्य इसके साथ साथ में और कौन कौन सा होता है, इसके साथ ही साथ इनके पास भी कुछ मंत्री होते हैं, जैसे कि केंद्र में मंत्री होते हैं वैसे कुछ राज्य में मंत्री होते हैं, वो भी अपनी मंत्री पद की शपथ लेंगे, जैसे कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, और इसमें होते हैं कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, इसमें अलग से मंत्री होते हैं। ठीक है, वो सब लोग। इसी के साथ साथ में आपके हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे ये भी अपनी शपथ ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये भी अपनी शपथ ग्रहण करते हैं। इसके बाद में हम कुछ लोग अन्य मतलब अलग से देख लेते हैं, जो इनके अनुच्छेद के बारे में, इनके आर्टिकल्स भी पूछे जाते हैं, इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो बात करें हम, इसको मैंने बता दिया कि उम्मीदवार होते हैं कुछ एमपी, और एमपी जो पद ग्रहण मतलब अपने पद की शपथ लेते हैं, कैग की शपथ लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो अपनी शपथ ग्रहण करते हैं। इसी के अंतर्गत ये सभी केंद्र के हो गए। राज्य में कौन है, राज्य में आपके एमएलए होंगे, एमएलसी होंगे। ठीक है, और पहली बात तो जो उम्मीदवार होते हैं उसकी शपथ ग्रहण करते हैं, फिर उसके बाद में अपने पद की शपथ ग्रहण करते हैं। उसके साथ साथ में कुछ अनुच्छेद हैं, जैसे आर्टिकल 60 आपने सुना होगा, आर्टिकल नंबर 60। आर्टिकल नंबर 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति हमारा जो प्रेसिडेंट होता है उसका, राष्ट्रपति का शपथ किसके अंतर्गत, आर्टिकल 60 के अंतर्गत होता है। यही हम बात करें आर्टिकल नंबर 69, यहां पर हमारा उपराष्ट्रपति जो राज्य का भारत का द्वितीय नागरिक होता है, तो इनका शपथ ग्रहण होता है। इसी के साथ साथ में हमारे राज्य का आर्टिकल आपने देखा होगा, आर्टिकल 159 159 के अंतर्गत क्या होता है, हमारा जो राज्यपाल होता है, राज्य का राज्यपाल का शपथ ग्रहण होता है। ठीक है, ये तीनों मतलब अलग से हमको थोड़ा सा नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये मुख्य होते हैं, इनको पूछा भी जा सकता है, ये आपके इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसको हमने इस तरह से आपको इसीलिए लिखवा दिया है। अब हम बात करते हैं आपके, अलग से हम बात करते हैं। देखिए बात ये होती है, इसके अंतर्गत हमारी जो आपकी लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है, उसमें सभापति उपसभापति होते हैं ना, उनका भी शपथ ग्रहण होता है, लेकिन वो अलग से उस पद के लिए शपथ ग्रहण नहीं करते हैं। उसके साथ ही जो मेंबर होते हैं, मेंबर्स के साथ ही अपना मतलब शपथ ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद में वो अपने पद की शपथ ग्रहण अलग से नहीं करते हैं। उपराष्ट्रपति जैसे कर लिया। अब हम बात करते हैं इन सब के बारे में, बात कर ले थोड़ा सा। राष्ट्रपति का हो गया, उपराष्ट्रपति का हो गया, और आपका गवर्नर का हो गया, मतलब राज्यपाल का। अब हम बात करते हैं कौन कौन से लोग
शपथ ग्रहण पुनः नहीं करते हैं। देखिए बात एक ये आपको ध्यान रखनी है, आपकी जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा 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 में दो प्रकार के अधिकारी होते हैं, दो प्रकार के सदस्य होते हैं। एक तो राज्यसभा का सभापति होगा, ठीक है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो ये जो उपराष्ट्रपति बन रहा है, ये उपराष्ट्रपति अपने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करता है आर्टिकल 69 के तहत, ठीक है। इन्होंने पहले अपनी शपथ ग्रहण कर ली, अब ये दोबारा शपथ ग्रहण नहीं करेंगे। इसी के साथ साथ में आपके उपसभापति होते हैं, उपसभापति। ये पहले से जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उस सदस्यता की ग्रहण करते हैं, उसी सदस्य के तहत अपनी जो शपथ होती है उसको ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद में ये उपसभापति पद की शपथ ग्रहण नहीं करते हैं। इसके साथ साथ में आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर एक क्या है, निचला सदन, इसको हम कहते हैं लोकसभा। ये होता है अस्थायी सदन। इसमें दो लोग होते हैं, एक होता है लोकसभा का अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी, और जो होते हैं इसके अंतर्गत उपाध्यक्ष। ये दोनों लोग होते हैं, ये दोनों लोग जो होते हैं अपने जो सदस्य होते हैं, संसद के जो सदस्य होते हैं, सदस्यता की पहले से शपथ ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद में अलग से ये जो चारों लोग होते हैं, ये चारों लोग अलग से शपथ ग्रहण नहीं करते हैं। आप लोगों को याद रखना। अब आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, इस चीज को अलग से ये लोग शपथ ग्रहण नहीं करते हैं। उसका कारण ये है कि एक बार ये लोग पहले से ही शपथ ग्रहण कर चुके हैं, इसलिए दोबारा नहीं करते हैं। आपको इस चीज को याद रखना चाहिए। अब हम बात कर लें, इन सब की बात कर ली कि हमारे यहाँ पर जो सभापति होता है उपराष्ट्रपति, और इसके साथ साथ में लोकसभा का अध्यक्ष, उपसभापति और उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये दोनों लोग जो होते हैं, और वो दोनों लोग राज्यसभा के और लोकसभा के चारों लोग कहीं न कहीं अपने सदस्यता और पद की पुनः जो है, सदस्यता की तो शपथ ग्रहण करते हैं, लेकिन पुनः जो है पद की शपथ ग्रहण नहीं करते हैं। इसके बाद में हम लोग आ जाते हैं आपकी अनुसूची नंबर 4 पर, 4th शेड्यूल पर। तो हम बात कर रहे थे आपकी चौथी अनुसूची आपकी कौन सी है? चौथी अनुसूची के बारे में बात कर लेते हैं। माफ कीजिए, चौथी अनुसूची। तो हमारे यहाँ पर चौथी अनुसूची कौन सी है? चौथी अनुसूची के बारे में कुछ विषय हमारे यहाँ पर इंगित किया गया है, उसमें कौन सा विषय दिया गया है। अब देखिए बात यह है, चौथी अनुसूची में एक चीज वर्णित की गई है। हमारे यहाँ पर राज्यसभा है, लोकसभा है, तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, कितनी सीटें होंगी, इनका वर्णन जो है, ऐसे मत लिखिए, राज्यसभा लिख लीजिए सीधा। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन किस प्रकार से किया जाएगा, ये हमारे यहाँ पर वर्णित है कि मतलब अनुसूची नंबर 4 में। बात यह है, इसमें इतना छोटा विषय क्यों रखा गया, इसके सब क्लॉज काफी ज्यादा हैं। इसमें ये किया गया है कि एसटी के लिए कितनी सीटें राज्यसभा में रखी जाएंगी, एसटी के लिए कितनी सीटें राज्यसभा में रखी जाएंगी अलग से, राज्यवार कितनी सीटें यहाँ पर अलग रखी जाएंगी, किस राज्य में कितनी सीटें एससी के लिए, किस राज्य में कितनी सीटें एसटी के लिए, सबसे ज्यादा या सबसे कम किस राज्य में रखी मतलब है। ये सभी चीजें जो सीटों का आवंटन है हमारे यहाँ पर राज्यसभा में किया गया है, तो वो अनुसूची नंबर 4 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अनुसूची नंबर 4 में क्या है,
राज्यसभा जो हमारी है इसमें सीटों का आवंटन जो है वो किया गया है। ठीक है, तो हमने बात करी चौथी अनुसूची के बारे में बात कर ली। चौथी अनुसूची का सब्जेक्ट क्या है? राज्यसभा जो हमारी है उसी में सीटों का आवंटन किस प्रकार से है। एससी हो, ओबीसी हो, या मतलब जिनके लिए रिजर्व सीटें रखी गई हैं हमारे राज्यसभा में, उन सबके लिए बात की गई है। हमारी अगली अनुसूची है 5th नंबर की। तो 5वीं अनुसूची में कौन सा विषय हमारे यहाँ पर रखा गया है उस पर बात करते हैं। पांचवी अनुसूची में कुछ विषय ऐसे रखे गए हैं जिन पर एससी और एसटी क्षेत्रों से संबंधित उनके प्रबंधन के लिए कुछ ऐसे विषय रखे गए हैं, उनको यहाँ पर मैनेज करने से संबंधित प्रावधान रखे गए हैं। उन प्रावधानों को कुछ अलग से राज्यों में रखा गया है। तो इसमें कौन कौन से विषय हैं आपके? इसमें हैं एससी के लिए कुछ विषय निर्धारित किए गए हैं, कुछ विषय एसटी लोगों के लिए, विषय समुदाय के लिए। ठीक है, इन दोनों लोगों के लिए इनका जो शासन है, शासन प्रशासन माफ कीजिए, इनके शासन व प्रशासन के नियंत्रण संबंधित कुछ प्रावधान रखे गए हैं। वो प्रावधान हैं ठीक है, तो ये प्रावधान यहाँ पर वर्णित हैं किसमें? 5वीं अनुसूची में। इसके अंतर्गत कुछ 10 राज्य हैं ऐसे भारत के जो आते हैं, उन 10 राज्यों को रखा गया है। इनके अंतर्गत SC/ST क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है। SC/ST क्षेत्र और उनसे संबंधित मैनेज करने से संबंधित जो प्रावधान है, उनके प्रशासन को नियंत्रण करने से संबंधित ऐसे मुद्दे जो हैं हमारे अनुसूची नंबर 5 में कहीं न कहीं वर्णित हैं। 6 जो अनुसूची है, 6 जो अनुसूची है, इसमें हमारे यहाँ पर क्या वर्णित है इसको हम लोग देख लेते हैं। छठी अनुसूची में क्या है? इसमें भी हमारे SC/ST से संबंधित जो मुद्दे हैं, वो क्षेत्र हैं, उनका निर्धारण किया गया है। उसी से संबंधित जो प्रावधान है उनको किया गया है। तो इसके अंतर्गत SC व ST संबंधित क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है। ठीक, उन क्षेत्रों में वह प्रशासन से संबंधित हमारे यहाँ पर प्रावधान है। ये बात और ये बात एक ही इसमें क्यों लिखी गई है? इसमें टोटल 10 राज्य हैं। कितने? 10 राज्य। लेकिन इसमें कितने हैं? 4 राज्यों को सम्मिलित किया गया है और ये 4 राज्य कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में। वो कौन कौन से हैं आपके? देखिए, पहला राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य है ये। ठीक है, पहला राज्य है ये आपका असम। ठीक है, उसके बाद में आपका एक राज्य है त्रिपुरा, बांग्लादेश से पूरी तरह से घिरा हुआ त्रिपुरा। और उसके बाद में आपका एक और राज्य है मेघालय, गारो खासी जयंतिया वाला, जहां पर चेरापूंजी वाला, जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है, मेघालय। और आपका है मिजोरम। ठीक, ये 4 राज्य हैं। इन 4 राज्यों से संबंधित यहाँ पर SC क्षेत्र निर्धारण किया गया है। निर्धारित SC व ST क्षेत्र और उनके प्रशासन शासन से संबंधित मुद्दे और यहाँ पर कुछ उनसे संबंधित
प्रावधानों का निर्धारण यहाँ पर किया गया है। तो ये पांचवी अनुसूची हो गई आपकी और छठी अनुसूची हो गई। पांचवी अनुसूची मैंने बताया SC ST से संबंधित कुछ मुद्दे हैं, प्रावधान है, उनसे संबंधित कुछ उनके क्षेत्रों को निर्धारित किया गया है। इन क्षेत्रों में होता क्या है, इन सीटों पर यही लोग जो है लोकसभा में जो सीटें मतलब इनका निर्धारित किया गया है, इन सीटों पर यही लोग मतलब अपना इलेक्शन लड़ते हैं और इन क्षेत्रों पर कहीं न कहीं इन्हीं लोगों का वो होता है। और ऐसे क्षेत्र ही मतलब ऐसे ही कुछ क्षेत्र पूर्वोत्तर भारत में निर्धारित किए गए हैं। उसमें से 4 राज्य हैं आपके, उन 4 राज्यों में नाम आता है असम का, और इसी के साथ त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, 4 राज्य जो हैं आपके इसके अंतर्गत आते हैं। आपको क्लास चल रही ना? हाँ ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी जो 7वीं अनुसूची है उसमें कौन कौन से विषय कहीं न कहीं हमारे इंगित किए गए हैं, वर्णित किए गए हैं, उन पर बात करते हैं हम। 7वीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची में हमारे कौन कौन से विषय वर्णित किए गए हैं। देखिए हमारा केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है। केंद्र की सत्ता अलग से है और राज्य की सत्ता अलग से है। वो दोनों आपस में लड़ाई क्यों नहीं करते हैं? उसका कारण ये है कि उसके विषय अलग हैं, उसके विषय अलग हैं। ठीक है, जैसे कि आपने एक व्यक्ति है यहाँ पर मैथ वाला और एक व्यक्ति है आपका बात कर लीजिए साइंस वाला। साइंस वाला व्यक्ति मैथ वाला व्यक्ति लड़ाई क्यों नहीं करता है? उसका कारण है इसके सब्जेक्ट अलग हैं, इसके सब्जेक्ट अलग हैं। इसके सब्जेक्ट अलग होने के बाद इसके कुछ सब्जेक्ट कॉमन है, इसके भी कुछ सब्जेक्ट कॉमन है, तो उसके लिए कॉमन सब्जेक्ट के लिए इन दोनों के लिए एक अलग से मतलब जैसे कि इन दोनों को इंग्लिश पढ़ना पड़ता है तो इंग्लिश का सब्जेक्ट अलग से रखा गया है। तो इन दोनों के लिए कॉमन जो है समवर्ती सूची यहाँ पर रखी गई है। यहाँ पर मान लीजिए संघ है, यहाँ पर मान लीजिए राज्य है और यहाँ पर मान लीजिए आपकी समवर्ती सूची है। ठीक है, तो संघ पढ़ रहा है मैथ, ये पढ़ रहा है आपका जो साइंस, और इन दोनों को मिला करके एक सब्जेक्ट बनाया गया समवर्ती सूची। ये दोनों पढ़ रहे हैं क्या? इंग्लिश दोनों ही पढ़ते हैं, चाहे मैथ वाला हो चाहे साइंस वाला हो। तो इसी प्रकार आपको समझना है। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो हम आपको बताते हैं। बात ये है कि देखिए हमारे यहाँ पर सरकार को चलाने के लिए कुछ विषय ऐसे इंगित किए गए हैं कि तुम इस क्षेत्र में काम करोगे, तुम इस क्षेत्र में। जैसे कि कोई बड़ा विषय है, पूरे देश को संभालता है, तो उन विषयों को हमारे संघ के पास दे दिया गया है। तो इसके अंतर्गत जो हमारी 7वीं अनुसूची है इसमें केंद्र और राज्य को अलग अलग विषयों का निर्धारण किया गया है। तो इसमें क्या किया गया है, केंद्र के विषय और हमारे राज्य के विषयों का विभाजन किया गया है, विषयों का बंटवारा किया गया है या विभाजन किया गया है। इनके विषय अलग हैं, जैसे कि मैथ वाला अलग है और साइंस वाला अलग है। तो इसमें 3 विषय हैं इनके, ये तीनों लोग अलग अलग विषय संभालते हैं। 7वीं अनुसूची में मतलब हमारे जो सरकार है उसकी 3 अनुसूचियां हैं। कौन कितनी? 3 अनुसूचियां हैं, 3 सूचियां हैं, ऐसे लिख लीजिए सूचियां, 3 सूचियां हैं। इसके अंतर्गत हमारी एक कौन सी है? संघ सूची है। ठीक है, इसी के अंतर्गत एक आपके राज्यों की अलग राज्य सूची है। इसी के अंतर्गत एक इन दोनों को मिलाकर के समवर्ती सूची बनाई गई है जो इस पर दोनों ही कार्य कर सकते हैं। अगर राज्य को जरूरत पड़ती है तो राज्य इस पर कार्य करेगा, अगर संघ को जरूरत पड़ती है तो संघ इस पर कार्य करेगा। इन दोनों को मिलाकर के एक विषय बनाया गया है। ठीक है, जैसे कि शिक्षा हो गया, शिक्षा एक दोनों का विषय है, वन है। ठीक है, तो ये समवर्ती सूची के विषय है। बात ये है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर मूल संविधान में कुछ अलग विषय हुआ करते थे और अब जो है वर्तमान संविधान है यहाँ पर कुछ अलग विषय हुआ करते हैं
इन अनुसूचियों में जब हम बात करते हैं तब इनमें अलग अलग विषय कैसे, तो इसमें जो है 97 विषय जो है आपके मूल संविधान में हुआ करते थे। अब इसके अंतर्गत कितने हुआ करते थे, इसके अंतर्गत पहले हुआ करते थे 66 और इसमें हुआ करते थे 47 सब्जेक्ट, लेकिन इनमें बदलाव किया गया। इनमें बदलाव करके कहीं न कहीं संघ के विषयों को बढ़ाया गया और इसी के साथ साथ में क्या किया गया, आपकी जो समवर्ती सूची के विषय हुआ करते थे उनमें भी वृद्धि करी गई। तो इनको बढ़ा करके कर दिया गया आपका 100, इनमें कमी की गई, इनके 5 विषय घटा दिए गए, इनमें 61 विषय कर दिए गए और जो है आपका इसके जो विषय हुआ करते थे इसके विषय बढ़ करके कितने हो गए, 52 हो गए, 52 विषय। इसके 5 विषयों को कम करके 5 विषय माइनस कर दिए गए, तो यहाँ पर जोड़ दिए गए, इसीलिए ये हो गए कितने, 52 विषय। अब हुआ ऐसा कब हुआ ये ऐसा, मतलब वो इनके विषयों को इनसे छीन लिया गया, किसके, राज्य के विषय छीन करके समवर्ती सूची में डाल दिए गए। ये हुआ कब, ये हुआ 42वां संविधान संशोधन, जिसको हम कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं ना, मैंने आपको बताया था थोड़ा सा इसके बारे में। बात करते हैं 42वां 42 मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 42वां संविधान संशोधन होता है, उसके अंतर्गत होता क्या है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य के 61 विषय हुआ करते थे, सॉरी 66 विषय हुआ करते थे, 66 विषयों में से क्या किया गया, 5 विषय निकालकर 5 विषय लेकर समवर्ती सूची में डाल दिए गए। समवर्ती सूची में डाल दिए गए, तो ये 5 विषय डाले गए थे, इसीलिए वर्तमान में हमारी जो समवर्ती सूची है, कौन सी समवर्ती सूची में इस समय इसीलिए 52 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो 52 विषय हैं अभी। अब हम बात करते हैं कि ये सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, 5 इन विषयों पर बात करते हैं। पहली बात तो एक आपका विषय है जिसको हम कहते हैं वन। वन का मतलब ये जो है, वन पर जो कानून बनाएगा वो राज्य भी बनाएगा, केंद्र भी बनाएगा। इसके साथ साथ में अगर कोई राज्य कानून बनाता है और उसी के ऊपर कानून बना दे केंद्र, तो केंद्र का कानून प्रभावी होता है और राज्य का कानून खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। एक तो हो गया आपका वन, जो वन्य जीव हैं या वन जीवन है, एक ये विषय रखा गया, ठीक है। इसके साथ साथ में आपकी जो नाप तौल की इकाइयां हुआ करती थी, नाप तौल की इकाइयां, नाप तौल की जो इकाइयां हुआ करती थी वो भी एक सब्जेक्ट हुआ करता था। इसको भी किसमें डाल दिया गया, कहीं न कहीं डाल दिया गया आपका मतलब समवर्ती सूची में। और उसके बाद में जो है आपका एक सब्जेक्ट हुआ करता था न्यायिक प्रशासन। न्यायिक प्रशासन पहले राज्य देखा करता था, अब जो है आपका मतलब समवर्ती सूची का विषय हो गया, तो अब कहीं न कहीं आपका दोनों ही विषय, मतलब दोनों ही, केंद्र हो या राज्य हो, दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। अगला जो सब्जेक्ट है आपका शिक्षा है। शिक्षा पर भी आप देखिए केंद्र का भी कानून लागू होता है, राज्य का भी कानून होता है। नई जो नई शिक्षा नीति आई है
उस पर राज्य का भी प्रभाव है और केंद्र का भी प्रभाव है। कहीं ना कहीं दोनों लोग मिलकर के इस पर कानून बनाएंगे और दोनों इसको लागू करने का कार्य करेंगे। ठीक है, तो ये जो है आपकी 7 अनुसूचियां हैं। 7वीं अनुसूची तक हम इस क्लास में रखते हैं, नहीं तो हमारी क्लास जो है ज्यादा लंबी होगी। फिर 7वीं अनुसूची तक हम आज पढ़ेंगे। फिर अगली जो हमारी क्लास होगी पार्ट 2, ये वाला जो है आपका पार्ट 1 है। पार्ट 1 में इसको रखिएगा, पार्ट 1 में, और इस पार्ट 1 में हम लोग इतना पढ़ेंगे। उसके बाद में पार्ट 2 जब आएगा, पार्ट 2 में हम लोग कहीं कहीं अनुसूचियों को समाप्त कर लेंगे इसको पढ़ने के बाद में। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद और नमस्कार।